हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। स्टार्ट कर रहे हैं अपना डीएलएड फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। और अब मैं बता देती हूँ कितने क्वेश्चन रहते हैं। वैसे कितने क्वेश्चन रहते हैं, हाँ यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। इसके बाद ना हम लोगों के वैसे 2 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी में जो होता है ना आपका 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो 2 आते हैं। और उसमें आपको एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें से आपको एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। तो अभी मैंने एक लिया है क्योंकि 8 नंबर का थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा आपको समझाना भी पड़ेगा। बट मैं आपको ये कितने 3 है, तो तीनों ही मैं करवा दूँगी। ठीक है, ये ना रहे कि भाई आया नहीं या फिर हुआ नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन लिया है, ये क्या लिया है हमने, राइट अ डिटेल नोट ऑन गाइडेड राइटिंग। देखो गाइडेड राइटिंग क्या होता है। गाइडेड राइटिंग को आप सिंपली ऐसा समझ लीजिए पहले कि जब कोई भी आपसे ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति आपको जब को किसी चीज़ के लिए गाइड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गाइडेड राइटिंग बोलते हैं। गाइड करना होता है ना, मतलब समझाना बताना, तो वही होती है गाइडेड राइटिंग। अभी जो गाइडेड राइटिंग होती है ना, वैसे तो देखो ये ओवर टाइम पीरियड तक चलती है, बट इसकी जो स्टेज होती है वो आपके प्राइमरी लेवल पे और एलिमेंट्री लेवल तक इसकी जो स्टेज होती है वो बहुत हाई होती है। अभी मैं एक्स्ट्रा ज्ञान दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग जब टीचर बनोगे तो आप लोग खुद ही फेस करोगे कि जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा इन द सेंस कि जब वो प्राइमरी लेवल में होता है, तब आप वो भाषा विकास कर रहा होता है, एक स्कूल में आकर वो भाषा विकास कर रहा होता है। तो उस टाइम पे टीचर्स को बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ता है बच्चों के भाषा के प्रति, क्योंकि जैसा वो सुनेंगे उसी तरह से वो लिखेंगे भी। और टीचर का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि भाई टीचर को अच्छे से बोलना है, समझाना है, और ताकि आगे चल के ना वो दिक्कत क्रिएट ना हो। और आप लोग तो देखते भी होंगे कि हम लोगों के आज स्कूल्स में ना ये बहुत चल रहा है कि स्टूडेंट्स को जो 6th-7th में पढ़ रहे हैं उनको हिंदी भी नहीं आ रही है, बेसिक इंग्लिश भी नहीं आ रही है, बेसिक मैथ्स भी नहीं आता है बेसिक। वो क्यों होता है? क्योंकि जब उनका जो बेसिक लेवल होता है ना, जो उनका एक प्राथमिक समय होता है, उस टाइम पर ही जो प्राइमरी लेवल होता है उस टाइम पर ही शायद कहीं ना कहीं टीचर्स उतनी अवेयरनेस नहीं दिखाते हैं, और ना ही पेरेंट्स इतनी अवेयरनेस दिखाते हैं। लेकिन आप लोगों का ये दायित्व है, आप लोगों का ये फर्ज है, ठीक है, ड्यूटी है कि आप ऐसी गलती मत करना। क्योंकि मैं बच्चों को देखती हूँ, मुझे खुद देख के बड़ा मुझे हैरानी होती है कि मतलब इतने 6th क्लास के 7th क्लास के बच्चे हैं, वो हिंदी सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े दुख की बात होती है। और देखो वो गलती उनकी नहीं होती है, और मैं कहीं ना कहीं ये भी मानती हूँ कि शायद पेरेंट्स की भी इतनी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो पेरेंट्स ने अपना बच्चा स्कूल में ला के छोड़ दिया, ठीक है। अब ये हम टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि हमने उस बच्चे को कैसा माहौल देना है। बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम जो होता है ना स्कूल में स्पेंड करता है, तो ये टीचर्स की ड्यूटी है कि वो बच्चे को अच्छे से मात्राओं का ज्ञान सिखाएं, क्योंकि और उनको लिखना पढ़ना सिखाएं। अरे अगर वो ये चीज़ ही नहीं, वो लिख नहीं पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो आगे क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे दया आती है ऐसे बच्चों पे कि, और गुस्सा आता है उन टीचर्स पे। हालांकि ये किसी भी टीचर्स के लिए एक गलत वो है, यहाँ पर सभी टीचर्स की बात नहीं हो रही है, आप भी टीचर बनेंगे, बट प्लीज़ अपने बच्चों का जिनको आप पढ़ाओगे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि कम से कम जब वो 6th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वो आपसे एक बहुत अच्छा ज्ञान लेके जाएंगे। उनको बेसिक तरीके से पढ़ना आता होगा, लिखना आता होगा, ठीक है। छोटे छोटे जो इक्वेशंस होते हैं, प्लस माइनस, सब ये जो डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आप उनको सिखाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। आइए, तो ये तो जो गाइडेड राइटिंग होती है, देखो टॉपिक चेंज हो जाता है, इमोशनल हो जाती है मैं कभी कभी। हाँ, तो जो गाइडेड राइटिंग होती है ना, गाइडेड राइटिंग यही होती है कि आप एलिमेंट्री स्टेज पर या फिर प्राइमरी लेवल पर जब बच्चों को आप गाइड करके उनको कोई भी सिखाते हो, कोई लैंग्वेज बताते हो, कुछ भी बताते हो, तो वही होता है गाइडेड राइटिंग। या फिर इसको हम गाइडेड कंपोजिशन भी बोलते हैं, या फिर इसको कंट्रोल कंपोजिशन भी बोलते हैं। कंट्रोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा कंट्रोल में रह के सीख रहा है। किसके कंट्रोल में रह के? टीचर के कंट्रोल में रह के। अब यहाँ आइए, देखो क्या लिखा है। हाँ जी, ये 8 नंबर का है। 8 नंबर का है क्या?
आठ ही नंबर का देख लो एक बार। हाँ जी, हाँ जी, ये 8 नंबर का है। तो देखो, गाइडेड राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड राइटिंग। तो जो गाइडेड राइटिंग होती है उसको हम और भी कौन से नाम से जानते हैं? कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड। ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैंने यहाँ ले लिया। क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड राइटिंग। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन ये भी आ जाए ना कंट्रोल्ड राइटिंग या फिर डायरेक्टेड राइटिंग, तो उससे कंफ्यूज मत होना, एक ही आंसर है। इन इट, इसमें द टीचर सप्लाई द नेसेसरी वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड इन राइटिंग। इसका मतलब क्या? देखो, इन इट, इसमें जो टीचर होता है वो सप्लाई करता है, ठीक है, यानी कि देता है। किसको सप्लाई कर रहा है? वो स्टूडेंट को। द टीचर सप्लाई द नेसेसरी वोकैबुलरी, कि भाई बच्चा अपने स्टेज पर रहकर कौन सी वोकैबुलरी को, कैसी वोकैबुलरी को यूज करेगा। क्योंकि देखो, जो वोकैबुलरी होती है उसकी तो कोई सीमा नहीं है ना, वो तो बहुत हाई लेवल तक जा सकती है। बट बच्चा कौन सी स्टेज में है, कौन सी क्लास में है, उसका जो चीजों को कैच करने का जो तरीका है, जिसको आप एक बौद्धिक लेवल भी बोल सकते हो, उसको बच्चे की नेचर को देखते हुए, उसकी क्लास को देखते हुए, उसकी एज को देखते हुए आप क्या करते हैं, पर टीचर क्या करते हैं? नेसेसरी वोकैबुलरी उसको क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। एंड स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड इन राइटिंग, और वो स्ट्रक्चर उसको बताते हैं जो राइटिंग में यूज होना है। क्लियर है? ही गाइड्स द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं हाउ टू राइट विद द हेल्प ऑफ गाइडेड वोकैबुलरी। तो इसमें टीचर क्या कर रहा है? ही गाइड द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि हाउ टू राइट विद द हेल्प ऑफ गाइडेड वोकैबुलरी, कि गाइडेड वोकैबुलरी का यूज कैसे करना है। एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स, और जो भी सेंटेंस बनाने हैं, या फिर जो सेंटेंस, तो मैं क्या बोलूं, जो भी वर्ड्स हैं उनका कैसे स्ट्रक्चर बनना है। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर की बात आ रही है, स्ट्रक्चर वर्ड्स की बात आ रही है। तो देखो इसमें आप कैसे समझेंगे? आपने देखा होगा जनरली बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि भाई वो एप्पल लिख रहे हैं तो कभी छोटा ए लिख देते हैं, ठीक है, बड़ा पी लिख देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ एल ऊपर चला गया, ई नीचे आ गया। तो बच्चों को अभी तक ये ही नहीं पता है, तो वो कुछ भी उल्टा सीधा लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को वर्ड टू वर्ड उसको स्ट्रक्चर बताए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये आपके सेंटेंस तक बात आ जाती है। तो बात तो पहले वर्ड स्ट्रक्चर से स्टार्ट होगी ना, फिर उसके बाद फिर सेंटेंस पे भी आएगी। तो जो वर्ड का जो स्ट्रक्चर है पहले उसको तो बताए टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने छोटा ले लिया है, छोटा इन द सेंस कि सेंटेंस तक गए नहीं है, बट यही स्ट्रक्चर और भी कहाँ अप्लाई होता है? सेंटेंस में, हाउ टू मेक सेंटेंस, इस पर भी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद क्या है आगे देखो, गाइडेड कंपोजिशन एट अर्ली स्टेज। अब जब बच्चा अर्ली स्टेज पर है, ठीक है, अभी जिसकी हमने बात की थी, जब बच्चा अर्ली स्टेज पर है तब एक टीचर उसको किस तरीके से गाइड करेगा। कंपोजिशन, आप कंपोजिशन यहाँ पे दो तरीके से समझ लो। एक तो कंपोजिशन आप ऐसे समझ लो कि गाइडेड राइटिंग, मतलब अगर आप चाहो तो कंपोजिशन के बदले राइटिंग भी कर सकते हो, बट कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर ये भी है कि देखो जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पास क्या है? एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। अब उस पैराग्राफ को वो पढ़ेगा, लिखेगा, या फिर टीचर जब कुछ बोलेगी तो वो भी कोई स्टोरी बोलेगी, या फिर कुछ वो कोई घटना बताएंगे, कुछ भी कहेंगे, तो वो भी अपने आप में क्या है? कंपोजिशन ही है, ठीक। आई बात समझ में? तो गाइडेड कंपोजिशन एट अर्ली स्टेज, के अर्ली स्टेज पर गाइडेड कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। आओ तो देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो आप तो देखो इतना ये करके ना, इसको अंडरलाइन करके, इस चीज को अंडरलाइन करके आपको नीचे लिखना। देखो मैं तो लिख देती हूँ फिर भी, बट आपको ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। पेज भी तो भरने होते हैं ना, तो इसको नीचे करके लिखना, ठीक है। मेरे को पेज नहीं भरना है यहाँ पे। तो देखो एट द अर्ली स्टेज, के अर्ली स्टेज में द कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है वेदर ओरल और रिटन, के चाहे वो टीचर उसको बोल के बता रहे हैं या फिर उसको राइटिंग वे में बता रहे हैं, शुड बी स्ट्रिक्टली गाइडेड। तो एलिमेंट्री स्टेज पर तो बिल्कुल ही बच्चे को स्ट्रिक्टली तरीके से बताया जाना चाहिए, क्योंकि वो बेस बन रहा है, और अगर बेस ही खराब हो गया ना तो फिर आगे तक की कहानी खराब ही रहेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि भाई टीचर जो भी कुछ उसको बता रहे हैं, चाहे वो ओरली बता रहे हैं या फिर उसको एज अ रिटन बेस करके बता रहे हैं, तो उसको अच्छे से उसको गाइड करना चाहिए। जैसे कि समझो
अगर एक टीचर है, सपोज कि कोई प्राइमरी लेवल का टीचर है, अगर उसकी खुद की भाषा सही नहीं होगी ना, तो बच्चे की भाषा कैसे सही होगी, क्योंकि वो अपने टीचर से सीख रहा है। अगर टीचर मात्राओं को ढंग से नहीं बोल पा रहा है, या फिर जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, उनको ही वो ठीक से नहीं बोल पा रहा है, वो ही एबल नहीं है, तो बच्चों का तो काम टीचर से सीखना ही है। सही सिखाएंगे तो सही सीखेंगे, गलत सिखाएंगे तो गलत ही सीखेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी आ जाता है कि भाई जो प्राइमरी लेवल होता है, या फिर जो उनका जो स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट्री लेवल होता है, वहां पर बच्चों को जो भी कुछ सिखाया जाए उसको बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से सिखाया जाए। क्यों? क्योंकि वो नींव बन रही है, एक तरीके से वो बेस बन रहा है। ठीक है, और देखो, द टॉपिक फॉर द कंपोजिशन इज केयरफुली सेलेक्टेड बाय द टीचर। अब वो जो भी वो टॉपिक ले रहे हैं ना, वो टॉपिक बहुत ही केयरफुली लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे की एज नहीं है, बच्चे का लेवल नहीं है उस चीज को समझने का, और कुछ भी उठा के करा दिया। सपोज कि भाई बच्चा मान लो बच्चा फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, और आप उसको बता रहे हो कि राज्य और राजधानियां, वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। ये चीजें बच्चा थर्ड क्लास में आके सीखता है, राज्य राजधानियां वगैरह। तो हमें बच्चे का बौद्धिक स्तर और हमें बच्चे की कक्षा के अनुसार ही उसको कोई भी कंपोजिशन सिखाना है। और ये जो भी कुछ सिखाते हैं ना, कोई भी हमने टॉपिक ले लिया, तो वो टॉपिक में हम जानकारी तो दे रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे का जो वोकैबुलरी जो है ना, वो भी हाई हो रहा है। ऐसे ही तो हाई होता है। ठीक, और देखो फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, द टीचर प्रोवाइड वेरियस डिटेल टू द स्टूडेंट। अब जो कोई टॉपिक जो लिया है उसमें जितनी भी डिटेल हो सकता है टीचर उसको प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि देखो समटाइम क्या होता है ना कि बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होते हैं, वो पूछते नहीं है। तो टीचर का यहाँ पर क्या ड्यूटी है कि वो पहले देखे कि कुछ बच्चे पूछते नहीं है। जनरली यही होता है कि ना, मतलब 20% बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन रेज करते हैं, बाकी 80% बच्चे चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। तो यहाँ पर टीचर को ये चाहिए कि भाई वो खुद ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी बच्चों को प्रोवाइड कर सके। ठीक, और देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, तो वोकैबुलरी एंड द स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड। हाँ, कि भाई जो भी उसमें वोकैबुलरी आई है उनका वो यूज करवाए। अब देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, इसको समझो। जब आप छोटी क्लासेस में थे, या फिर जब आपने अपने छोटे भाई बहनों की किताबें देखी होंगी, क्या आपने देखा है वहां पर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये लिखा होता है नए शब्द, है ना, नए शब्द लिखा होता है ना। भाई कोई हिंदी की पोयम पढ़ी या फिर कोई स्टोरी पढ़ी, तो जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो फिर उसमें क्या होता है, नए शब्द। अभी नए शब्द टीचर उन बच्चों को रटवाते हैं और उनको लिखवाते हैं, और साथ ही उनका वाक्य बनवाते हैं कि इन शब्दों का इन शब्दों के वाक्य बनाओ। तो वो क्या है, वो वोकैबुलरी तो ही है, बच्चे की वोकैबुलरी तो हाई करवाई जा रही है। तो बस यही है, द वोकैबुलरी एंड द स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड, के भाई जो वोकैबुलरी नई वोकैबुलरी आई है उसका यूज करवाया जाए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देखो और क्या है, अब इसके बाद क्या है, बाय द टीचर। ठीक है, यूज्ड बाय द टीचर, के टीचर के द्वारा वो जो वोकैबुलरी है उसको यूज करवाया जाना चाहिए। अब देखो कुछ तरीके हैं कि किन तरीकों से बच्चे की वोकैबुलरी को या फिर गाइडेड राइटिंग को इनहांस किया जाता है टीचर के द्वारा। तो देखो क्या है, एक्सरसाइज ऑफ गाइडेड कंपोजिशन और राइटिंग। तो कैसे क्या करवाएंगे, डिक्टेशन करवाओ आप तो बच्चों को। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप जैसा बोलेंगे बच्चा ऐसा सुन के उसको लिखेगा। आप छोटे लेवल पे होते हो ना, तो आप जब बच्चों को डिक्टेशन या फिर श्रुतलेख करवाते हो तो बड़े ध्यान से करवाते हो। जैसे कि मान लो कि भाई यहाँ पर लिखा, आपने बोला कुसुम, ठीक है, और एक शब्द आपने लिया कबूतर। अब आपको ये दोनों बुलवाने हैं, तो आप जब बच्चे को बुलवाएंगे तो आप ऐसे कहेंगे कुसुम, कुसुम। तो आप कहीं ना कहीं बच्चे को इशारा कर रहे हो कि भाई छोटे यू की मात्रा है, कुसुम, कुसुम। और जब आप ये वाला शब्द बुलवाएंगे ना, तो आप पहले बोलेंगे कबूतर, कबूतर। तो बच्चा समझ पाएगा कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री स्टेज पे होती है सारी चीजें, और बहुत जरूरी है ये सारे काम करवाने। तो एक तो आप डिक्टेशन करवा सकते हैं, और एक आप ट्रांसक्रिप्शन करवा सकते हैं, ये बड़े बच्चों की बात होती है वैसे। और रिप्रोड्यूसिंग अ सिचुएशन, आप क्या करेंगे, बच्चों को सिचुएशन देंगे कि अच्छा चलो बारिश हो रही है
और आप स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। आप बाहर निकले जैसे ही तो मतलब आप स्कूल के लिए तैयार हो, बाहर निकलते ही आधे रास्ते में बारिश हो गई। अब आप बताओ कि आप क्या क्या करने वाले हो। अब या तो बच्चों को आप भुलवा लो पूरी स्टोरी, इसके आगे टू बी कंटिन्यू, या फिर आप उसको लिखवा लो या भुलवा लो, दोनों में से कुछ भी करवा लो। तो जो गलतियां बच्चा करेगा आप उनको नोट करोगे और उनको पॉइंट आउट करके बच्चे को फिर सुधार करवाओगे, ठीक है। या फिर आप कोई भी पिक्चर दिखा दो बच्चों को कि चलो बताओ ये पिक्चर जो आप देख रहे हो इसमें क्या क्या है। अब बच्चा बोलेगा तो गलतियां करेगा, गलतियां होंगी तो आप सुधार करवाएंगे, ठीक है। पिक्चर का डिस्क्रिप्शन आप पूछ सकते हो कि चलो भाई बताओ ये क्या पिक्चर है, क्या है क्या नहीं, तो बच्चा कहेगा। आंसर उससे कोई भी क्वेश्चन करो, बच्चे को आंसर दिलवाओ, क्या आंसर दे। या फिर कोई स्टोरी बच्चे को कहो कि वो आपको सुनाए। क्लास में बोलते हैं नहीं चलो भाई कहानी सुनाओ आके, जब लास्ट पीरियड होता है, जब छुट्टी होने वाली होती है। हाँ, तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। और कोई समस्या हो तो आप बता देना, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।